नमस्ते, प्रणाम सभी को। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से मैं अजय भारद्वाज लाइफ मैनेजमेंट के इस सक्सेसफुल पर्सनालिटी टूल्स एंड प्रैक्टिसेस के सेकंड सेशन में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए। आइए गायत्री मंत्र से हम अपनी बात प्रारंभ करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि जो जहां हैं, जिस हालत में हमारी बात सुन रहे हैं, एक बार कमर सीधी कर लें, नेत्र बंद कर लें, उगते हुए सविता देवता सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम सक्सेसफुल पर्सनालिटी के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप सबको जस्ट एक इंट्रोडक्शन, एक थीम सेट करने का प्रयास किया था कि सक्सेसफुल पर्सनालिटी हमारी लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट है, और सक्सेसफुल पर्सनालिटी के लिए बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। इस विषय पर मैंने संक्षिप्त चर्चा की थी कि क्या पैसा ही ज़रूरी है सक्सेसफुल पर्सनालिटी के लिए, या रुतबा ज़रूरी है, या बॉडी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर मतलब बाइसेप्स होनी चाहिए सक्सेसफुल पर्सनालिटी के लिए, या फिर क्या ऐसा चीज़ होनी चाहिए जिससे कि हमारा व्यक्तित्व सक्सेसफुल कहलाया, कि हम एक सक्सेसफुल व्यक्तित्व की भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए इस बात को शुरू करते हैं। मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये चीज़ शेयर करूँगा। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आता चला जाएगा। ये प्रेजेंटेशन है, आज का जो विषय है, मैं इसी प्रेजेंटेशन में टिप्स, टेक्निक्स, टूल्स बताते चला जाऊंगा कि सक्सेसफुल पर्सनालिटी के लिए क्या ज़रूरी है। उस दिन हम लोग जहाँ पर एंड किए थे वहीं से शुरुआत करते हैं कि सक्सेस क्या है, व्हाट इज़ सक्सेस फॉर यू। ये डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने सक्सेसफुल होंगे। मैंने बताया था आपको कि एक छोटे बच्चे के लिए अपने हाथ से ही, अपने पेन से ही वो लिख पाना, ये उसके लिए यही सक्सेस है। एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के के लिए 10वीं पास करना उसके लिए सक्सेसफुल होना है ना। हम आज हम पढ़ा रहे हैं, या हम आज एंटरप्रेन्योर हैं, या अपने पैर पे जब खड़े हो गए हैं, पढ़ लिख करके माँ बाप ने हमें बड़ा कर दिया है, तो हमारे लिए सक्सेसफुल होना यही है कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं PhD कर लूँ, एक अच्छा प्रोफेसर बनूँ, हमारे अच्छे बच्चे निकले यहाँ से पास आउट हों और वो कहें कि हाँ अजय सर ने पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया था। तो ये मेरे लिए सक्सेसफुल क्राइटेरिया, एक अच्छा बेटा बन पाऊँ, ये मेरे लिए सक्सेसफुल क्राइटेरिया होगा। तो वहीं से बात शुरू करते हैं, और इसलिए हम लोग इस चीज़ पर उस दिन कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि सफल व्यक्तित्व बनने के लिए व्यक्तित्व का डेवलप होना जरूरी नहीं है। फिजिकली आप बढ़ जाइए, मेंटली आप बढ़ जाइए, सोशली आप बढ़ जाइए, लेकिन उन सब चीज़ों से भी इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या कहते हैं, आप जस्ट अ मिनट, उस सबसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सफल व्यक्तित्व बनने के लिए आप व्यक्तित्व का परिष्कार करिए, क्योंकि व्यक्तित्व का परिष्कार जब आप करेंगे तभी आप क्या कहते हैं जीवन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। मुझे लगता है इसकी बैटरी चली गई है, तो मैं डायरेक्टली वीडियो भी हमने बैकअप पे रखा हुआ है, तो उसी से शेयर करूँगा, है ना। तो सक्सेस, व्हाट इज़ सक्सेस फॉर यू, अगर हम ये चीज़ पूछें तो आप देखेंगे कि सक्सेस का मीनिंग अलग अलग क्राइटेरिया के लिए, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग है। तो सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सभी को प्रणाम। फिर से इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, बट हमें उम्मीद है सब लोग जुड़ रहे होंगे और धीरे धीरे फिर इन बातों को सुन पाएंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे, जैसा कि मैं थीम सेट कर रहा था, कि सक्सेस पाने के लिए जीवन में जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, हमारे कुलपिता, बताते हैं कि जीवन में अगर आपको सफल व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को उभरना है, तो आपको क्या कहते हैं, व्यक्तित्व विकास पर नहीं, व्यक्तित्व परिष्कार पर ध्यान देना होगा। ये डिफरेंट शब्द हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पर्सनैलिटी रिफाइनमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए तो हज़ारों वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, कैसे डेवलप करना है, क्या करना है, ग्रूमिंग कैसे होती है। हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक प्रोफेशनल कोर्सेस इस पे चलाए जाते हैं। लेकिन व्यक्तित्व को कैसे परिष्कृत किया जाए, ऐसा थोड़ा है कि व्यक्तित्व खराब है। मनुष्य का जन्म मिला है हमें, भगवान ने कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा हमें मनुष्य। तो जब हम मनुष्य बन गए, उसके बाद हमारा क्या रोल होता है,
हम लोग जब हम बच्चे में जब 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 शिशु का जन्म होता है वो बड़ा निश्चल व्यक्तित्व होता है उसका, लेकिन जैसे जैसे ही वो बड़ा होता है उस पर छाप पड़ती जाती है चीज़ों की और संस्कारों की। तो उन चीज़ों को समय समय पर परिष्कृत करते रहना चाहिए। अगर वो परिष्कार का क्रम जारी है तो आप यकीन मानिए, आप जो भी रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, जिस भी मुकाम पर रहेंगे, आप एक सफल व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को कहला पाएंगे, साबित कर पाएंगे। आइए, तो मैं डिस्कशन कर रहा था कि सक्सेस क्या है। सक्सेस को अगर हम लोग तोड़े तो हम लोग एक डिफाइन कर सकते हैं उसको कि सेट अ गोल, सर्च राइट गुरु। S stands for search, set a goal, search a right guru. U stands for ultimate effort. C stands for careful planning. And again C stands for creativity and care for discipline. E stands for encouragement and enthusiasm. S stands for strong determination and S stands for self. मतलब सक्सेस को अगर हम लोग डिफाइन करें कि जहाँ कहीं भी जब आपके गुरु की तलाश आपको पूर्ण हो जाती है, गुरु कोई भी हो सकता है। दत्तात्रेय के कहते हैं 24 गुरु थे, 24 गुरु से उन्होंने सीखा था। तो कोई भी कहीं पर भी हमें सिखा सकता है। अपनी मिस्टेक, अपनी भूलें ही हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। तो जब कभी, और कहते हैं जो अगर कोई मिस्टेक नहीं कर रहा है तो जीवन में वो प्रगति नहीं कर रहा है, ये भी बात ध्यान रखिए। अगर आप गलती कर रहे हैं यानी कि आप प्रगतिशील हैं, आप डेवलप कर रहे हैं, आपका व्यक्तित्व विकसित हो रहा है। इसलिए जब कभी भी आप सक्सेसफुल तभी कहलाएंगे जब आपने गोल सेट कर लिया, आपको गुरु अच्छा मिल गया, आपने एफर्ट लगाया, प्लानिंग अच्छे से की, आपने क्रिएटिविटी उसमें ऐड किया, इंकरेजमेंट और एंथुसियाज्म के साथ अंत तक बने रहे, और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, विल पावर के साथ आपने खुद को, सेल्फ को डेवलप करने में लगाया और अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, तो आप विजयी होंगे, सक्सेसफुल आप कहलाएंगे। और दुनिया चाहे आपको क्या कहते हैं, हारा हुआ इंसान माने, दुनिया आपको फेलियर घोषित कर दे, लेकिन आप अगर अपने नज़र में सफल हैं इन सब चीज़ों के पैमाने पर, तो यकीन मानिए आप सक्सेसफुल कहलाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि सक्सेस के लिए भागिए मत। कई स्पीकर्स को आपने सुना होगा कि वो आपने फिल्म का भी एक डायलॉग सुना होगा ना कि यार कामयाबी के पीछे मत भागो, है ना, काबिलियत बढ़ाने के लिए कोशिश करो, कामयाबी धक्का मार के आपके पीछे आएगी। ये बड़ा कॉमन स्टेटमेंट है। मैं बिना मूवी का नाम लिए आपको रेफरेंस दे रहा हूँ और आप सब की मुस्कान बता रही है कि आप लोग समझ रहे हैं इन बातों को। तो कभी भी रोना नहीं है चीज़ों को लेकर के, क्योंकि जितनी बार आप फेल होते हैं उतनी बार आप सीखते हैं। तो कोशिश बस यही करनी है कि जो मिस्टेक हमसे हुआ है उसको हम लोग कितना रिफाइन कर पाए कि वो दोबारा हमारा आसानी से चढ़ते चले जाएंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? अगर आपको सफल व्यक्तित्व बनना है तो हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य क्या सॉल्यूशन देते हैं कि व्यक्तित्व विकास के अलग अलग कोर्सेस और प्लानिंग आप कर रहे हो, दैट्स गुड, वो करना चाहिए, आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन व्यक्तित्व परिष्कार पर ध्यान देना चाहिए। और सॉल्यूशन यही है कि आप अपने व्यक्तित्व को परिष्कार करें। अब व्यक्तित्व को परिष्कार करें तो पहले जान तो लें व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व क्या है, मैंने कल भी जब आपको पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस किया था। व्यक्तित्व क्या है? एक मुखौटा है जो आप ओढ़ के रखते हैं। जैसा हम बाहर से दिखते हैं नॉर्मली लोग समझते हैं कि यही हमारा व्यक्तित्व है, लेकिन ऐसा होता नहीं दोस्तों। हमेशा व्यक्तित्व के दो आयाम हैं। एक आउटर पर्सनैलिटी है, एक्सटर्नल पर्सनैलिटी कह सकते हैं, और एक इंटरनल पर्सनैलिटी है। एक पर्सनैलिटी दिखती है कि हाँ मैं काला हूँ, गोरा हूँ, चमड़ी कैसा है मेरा, मैं मोटा हूँ या पतला हूँ, लंबा हूँ या नाटा हूँ, ये एक्सटर्नल पर्सनैलिटी हो गई, है ना, हम शरीर से कैसे दिख रहे हैं। और जो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी है वो हमारे बिहेवियर से भी दिखती है। आचरण में हम लोग कैसे हैं, आचरण हमारा कैसा है, व्यवहार हमारा कैसा है, ये हमारा एक्सटर्नल पर्सनैलिटी है। और इंटरनल पर्सनैलिटी क्या है? इंटरनल पर्सनैलिटी में 2 चीज़ आती हैं दोस्तों। इंटरनल पर्सनैलिटी में हमारा आता है मन, विचार, और दूसरी आती है भावना, थॉट। ये दिखता नहीं है लोगों को कि आप क्या सोच रहे हैं, और भावनाएं, आप मन में क्या भावनाएं कर रहे हैं। दिखने में तो बड़े एयर होस्टेस स्माइल देती है, बड़ा प्यार लगता है, आहा कितनी सुंदर है, बड़ा स्माइल दे रही है, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपको गाली दे रही है, या उसकी भावनाएं क्या हैं, या वो क्या विचार रखती हैं, वो प्रोफेशनली एक्ट कर रही हैं, उसको सैलरी मिल रहा है उसके लिए, है ना। तो एक व्यक्तित्व बाहरी व्यक्तित्व होता है और एक होता है आंतरिक व्यक्तित्व। इन दोनों व्यक्तित्व का समन्वय करने के बाद ही बनता है हमारा समग्र व्यक्तित्व, इंटरनल पर्सनालिटी एंड एक्सटर्नल पर्सनालिटी। तो कभी भी किसी के व्यक्तित्व को बाहरी पर्सनालिटी देख करके मत आगिएगा कि यार इसके बाइसेप्स बड़े अच्छे हैं, बंदा बड़ा अच्छा हो सकता है वो 1 नंबर का कमीना हो, गुंडा हो, मवाली हो, है ना, बहू बेटियों को छेड़ने वाला हो, लेकिन हो सकता है वो पतला दुबला हो, देखने में बहुत छोटा सा हो, काला सा हो, बट उसका दिल बहुत साफ है। किसी के आंखों में आंसू अगर उसके वो देख लेता है तो उसके आंख भर आता है, और वो दूसरों की पीड़ा को दूर करने के लिए, वो मानवता के कराह को शांत करने के लिए, उसको हंसी और खुशी प्रदान करने के लिए वो विचार क्रांति अभियान चलाता है, वो स्वच्छ भारत अभियान चलाता है, न जाने क्या क्या करता है। तो कभी भी आउटर पर्सनैलिटी से किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आउटर पर्सनैलिटी भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। अगर आप जॉब लेने जा रहे हैं
और हम लोग देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जब लाइफ मैनेजमेंट पढ़ाते हैं तो हम लोग इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी की बात करते हैं। मन तो अच्छा बनाता ही है आपका यहाँ पर, इसीलिए लाइफ मैनेजमेंट कोर्स चलाया जा रहा है। आउटर पर्सनैलिटी तो हमसे बेहतर आप जानते हैं कि क्या क्या हेयर स्टाइल चल रहा है, क्या क्या कहते हैं लेटेस्ट ब्रांड क्या चल रहा है, कौन सा कट हमें रखना है, कौन सा ब्रांड हमें पहनना है, किस स्टाइल का अभी शर्ट चल रहा है, किस स्टाइल की फटी हुई जीन्स चल रही है या क्या चल रहा है। बहुत सम्मान के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, आप लोग इसको अन्यथा ना लें, क्योंकि ये सब मेरे से बेहतर आप जानेंगे। लेकिन आंतरिक व्यक्तित्व को बनाने के लिए और आंतरिक व्यक्तित्व कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है? दो चीज़ों से, विचार और भावनाएं। विचार और भावनाएं कहाँ किस लेवल पे काम करती हैं? जहाँ से हमारा व्यक्तित्व झलकता है। देखिए, दिखने में बहुत स्मार्ट हो बंदा, जब वो मुंह खोलता है ना तब पता लग जाता है कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है ना। मैं दोस्तों जब सूरत गया था, सूरत में डिसेबल्ड का एक स्कूल था, वहाँ पे हम लोग की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वर्कशॉप थी 4 दिन की। तो मैंने क्या देखा है पता है? जीवन को मैंने वहाँ देखा। दिखने में हम आप जैसे ही, ऐसे ही हमसे भी स्मार्ट और हैंडसम बच्चे, ब्यूटीफुल बच्चियाँ, बिल्कुल ऐसे 10th और 9th के बच्चे वो लोग थे, 9, 10, 12 के। दिखने में हम जैसे ही नॉर्मल बीइंग लग रहे थे, लेकिन ना वो सुन सकते थे ना वो बोल सकते थे। मूक और बधिर बच्चों के बीच हम लोगों ने वर्कशॉप कराया। तब हमने जाना कि यार दिखने में आउटर पर्सनैलिटी तो हमारी जैसी ही थी, बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन वो बोल नहीं सकते थे, वो एक्सप्रेस करते थे। लेकिन उनके थिंकिंग, उनके कैरेक्टर और उनके बिहेवियर से उनकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती थी। उनको जब हमने पूछा, बाहुबली मूवी का एग्जाम्पल दिया, जब हम बोल रहे थे वो समझ सब रहे थे, और बट उनकी भाषा को उनके एक टीचर एक्सप्लेन कर रहे थे इशारों में। उनका कम्युनिकेशन, उनका जो रिफ्लेक्शन हो रहा था उनके पर्सनैलिटी से, उनके बिहेवियर से, उनकी थिंकिंग और कैरेक्टर और बिहेवियर से जो उनकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट हो रही थी, वो हम समझ पा रहे थे, है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप व्यक्तित्व की बात करते हैं तो व्यक्तित्व तो सिर्फ बॉडीली स्ट्रक्चर को नहीं कहा जाता है। व्यक्तित्व आपके चिंतन, चरित्र, व्यवहार, थिंकिंग, ठीक है, फिर कैरेक्टर और बिहेवियर, इन तीनों पर डिपेंड करता है। और इन तीनों को सुगम रखने के लिए जो परम पूज्य गुरुदेव ने मंत्र दिया, वो क्या दिया? थॉट ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों दिया? स्क्रीन मेरे पास है, मगर मैं दुर्भाग्य से आपको शेयर नहीं कर सकता क्योंकि आप लोग उधर से देख रहे हैं। बट अगर आप देखेंगे थॉट ट्रांसफॉर्मेशन, आप गूगल करेंगे तो आपको awgp.org पे थॉट ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो और परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का लेक्चर भी मिल जाएगा। उसमें प्रेजेंटेशन में एक फ़ोटो आया था, उस फोटो को ही मैंने इस प्रेजेंटेशन में कोट किया है। बॉडी है हमारी, माइंड है हमारा और सोल है हमारा। अब तो साइंस, विज्ञान भी, WHO ने भी प्रमाणित कर दिया है कि आप हेल्दी कौन है? जो फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली वेलबीइंग जिसकी है वही हेल्दी है। ये WHO ने भी इसको मोहर मार दिया है ना। यानी कि एक जो व्यक्ति है उसके अंदर 3 कंपोनेंट है। फिजिकल, जो बॉडी दिखता है हम लोग को, माइंड जिससे हम लोग विचार आदान प्रदान करते हैं, और एक सोल भी है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जब हम मर जाते हैं या हमारी मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं आत्मा निकल गई शरीर से। इसलिए फिर यही बॉडी, जो बहुत, जिनको हम प्यार करते थे थोड़ी देर पहले, बड़ा प्यार आता था, बड़ा उस पर क्रीम, फुलेल, कंघी से संवारते थे उसको, बड़ा परफ्यूम मारते थे, डीओ मारते थे, उसी को नफरत करने लगते हैं। हमारे ही परिजन जो हमसे बहुत प्यार करते थे वही कहते थे जल्दी निकालो इनको, शमशान घाट ले जाओ। यानी कि जो बॉडी का, हमारी जो पर्सनैलिटी का कंपोजिशन है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बना है, बॉडी, माइंड और सोल। बॉडी पर हम लोग क्या करते हैं? एक्शन करते हैं, शरीर से एक्शन हो रहा है, हाथ पैर चल रहा है। माइंड हमारा थॉट प्रोसेस करता है। सोल लेवल हमारा इमोशन, हमारी जो भावनाएं है ना, वो आत्मा से जुड़ा हुआ संबंध है। और जब कभी भी हम लोग कोई एक्शन करते हैं, जो कोई काम करते हैं, उसमें होता क्या है? इमोशन, सबसे पहले इमोशन जनरेट होता है। मीठा खाने का मन कर रहा है, दुखी हैं, खुश हैं, इमोशन जनरेट करता है वो हमारे, फिर थॉट को वो प्रोसेस, हमारा इमोशन थॉट पे को डायरेक्शन देता है, थॉट फिर एक्शन करता है। आपको रसगुल्ला खाने का मन होता है पहले, है ना, मीठा खाने का मन हो रहा होता है, थॉट पर वो आता है, फिर वो बॉडी एक्शन करती है। फिर बॉडी क्या करती है? देखती है पर्स में, पॉकेट में पैसा है, तब सोचती है फिर कौन सा मिठाई खा सकते हैं, हल्दीराम का, सॉरी, बीकानेर का काजू कतली खा पाएंगे या शांति कुंज की कैंटीन का बेसन का लड्डू खा पाएंगे। तो वो डिसाइड करता है मन, हमारा बुद्धि, है ना, और फिर वो बॉडी रिएक्ट करता है, फिर उसी ओर हम लोग चल पड़ते हैं। और जितनी बार ये प्रोसेस होता है वही चीज़ हमारे हैबिट में हो जाती है। मतलब इमोशन से थॉट, थॉट से एक्शन, एक्शन से हैबिट, और इन सभी को मिलाकर के पर्सनैलिटी बनती है। जो हमारी आदत होती है रेगुलरली, उसी से हमारा व्यक्तित्व झलकता है। अब जिसको सच बोलने की आदत है, आदत पड़ गई, उसका व्यक्तित्व भी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की तरह होगा। ठीक है ना, समझ गए आप इस प्रोसेस को। इसलिए कहा जाता है व्यक्तित्व परिष्कार करने के लिए आप जो सेंट्रल प्रोसेस है, जो थॉट प्रोसेस है, उसको आप रेगुलेट कर लें।
क्योंकि आत्मा कभी गलत नहीं होती है, आत्मा की आवाज़ एकदम पॉजिटिव होती है और इनर वॉइस से निकला हुआ आवाज़ हमेशा आपको सही दिशा में ही ले जाता है। लेकिन भटकन कहाँ आती है फिर, प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है कि जब हम लोग खुद के प्रति अवेयर ही नहीं होते, अनअवेयरनेस है। अरे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, अरे हम तो खा रहे हैं बस, हाँ ठीक है, मेरा घर थोड़े जल रहा है, पास पड़ोसी का जल रहा है, अरे बिहार में वो आया है, बाढ़ आया है, हरिद्वार में थोड़े आया है, यही सब सोच के हम लोग रह जाते हैं। फिर एक और भटकन क्या है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अरे यार हमसे नहीं होगा ये सब, ठीक है यार जो है हम ठीक हैं, है ना, ठीक है, ये वाली बात आ जाती है। फिर आता है डिपेंडेंसी, हम लोग डिपेंड हो जाते हैं। कई बार मैंने भी अपने जीवन में महसूस किया है कि जब मैं, जैसे ही मुझे लगता है कि यार मेरी ये बंदा मदद करेगा और हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं, उसी पल मुझे चोट लगता है, क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशन करने लगे कि यार ये बंदा तो मेरे को रिस्पॉन्स करेगा ही, या ये बंदी तो मेरे को रिस्पॉन्स करेगी ही। ये जब सोचने लगते हैं, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और फिर पर्सनालिटी में एक दाग लग जाता है दोस्तों, और यही भटकन का कारण है। इरेगुलरिटी, एक दिन हम लोग सोचते हैं नहीं हम व्यक्तित्व अच्छा बनाने के लिए हम डेली एक दिन जिम कर लेंगे हो जाएगा फिजिकल पर्सनालिटी आपकी अच्छी। डेली योग करना पड़ेगा, डेली पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए, आउटर पर्सनालिटी को ठीक करने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला है आलस्य और प्रमाद, ये भी एक भटकन है व्यक्तित्व के विकास में, ये भी बहुत बड़ा भटकन है। अगर हम आलस्य कर जाएं, अगर हम क्या कहते हैं, सोचे अरे आज का काम कल करेंगे, कल का काम टालते रहेंगे, और प्रमाद आ जाए कि यार चलो ना, मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा, अरे मैं कचरा उठा करके नहीं डस्टबिन में डाल रहा हूँ, कोई और डाल देगा, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम ये सोचने लगते हैं तो फिर हो गया कल्याण फिर वहीं पे भटकन आ गई, और फिर आप व्यक्तित्व के विकास पे तो बेशक आप ध्यान दे देंगे, मगर व्यक्तित्व का परिष्कार नहीं हो पाएगा। और अगला है नेक्स्ट भटकन क्या है, बैड कंपनी, गलत व्यक्तियों की संगति। अरे वो नहीं कर रहा है हम क्यों करेंगे, वो सिगरेट पीता है हम भी पियेंगे, अरे सारी दुनिया तो ये ब्रांड यूज़ कर रही है मैं भी करूँगा, है ना। लेकिन जो जो कहते हैं जो भीड़ से अलग हट करके चलता है ना, दुनिया उसे ही देखती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत रास्ते पे चलें, बट लेकिन आप वो करें जो विवेकपूर्ण हो, जो विवेक युक्त हो, है ना। और इन सब के अलावा भी कॉमन जो भटकन जो दिखती है पर्सनालिटी में, जो क्वेश्चन मार्क पुट करता है, स्मोकिंग। लोग सोचते हैं यार आजकल ये फैशन है, अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व तो कैसे बढ़ेगा, कि यार हम बड़े आदमी हैं, है ना, थोड़ा दोस्तों के साथ थोड़ा चिल मारेंगे, थोड़ा ये नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा। ये सारी चीज़ें सोचते रहता है व्यक्ति, और सोचता है फिर अल्कोहल लेने लगता है कि अरे यार शराब तो मतलब बॉटल शैम्पेन खुलना और ये सब पार्टी होना, ड्रग्स लेना, ये सब एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि आजकल के यूथ ये सब करते हैं, हम नहीं करेंगे तो। ये एक भटकन है, ये आपकी सोच गलत दिशा में लग गई है, इसलिए आपको ये सब लगता है। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पर्सनालिटी को एनहेंस या रिफाइन नहीं करती है। आपको लगता होगा कि ये सो कॉल्ड लोग बहुत जो पार्टी कर रहे हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, पंजाब में भी बहुत अच्छे लोग हैं, हरियाणा में भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जो ये कल्चर एक डेवलप हुआ है कि यार शैम्पेन और पार्टी एंड ड्रग्स एंड ये चीज़ें, है ना। उड़ता पंजाब एक मूवी भी आई थी, आपने देखा कितना ज़्यादा नशे से पूरा गिरफ्त में है। तो ये व्यक्तित्व को ख़राब करता है। आपको लगता होगा थोड़ी देर के लिए चकाचौंध दिखता है ये कि यहाँ पब्स हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, ये हैं वो हैं, बट असल में ये आपके व्यक्तित्व को खंडित और खोखला बना रही है। अगर आप चाहते हैं जीवन में सफल होना, तो आपके व्यक्तित्व को परिष्कृत करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए आपको ये ज़रूरी है जानना कि आज जो ये समाज में भ्रांति फैली हुई है, 70% टीन एजर्स में ये भ्रांति फैली हुई है कि बर्थडेज़ में, क्रिसमस में और अलग अलग ओकेजन में अगर हम शराब नहीं पिएंगे, अगर हम ड्रिंक नहीं करेंगे, तो ये फेयरवेल में और तमाम तरह की पार्टीज़ में अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या कहते हैं, हमको छोटा माना जाएगा या हमको बड़ा नहीं माना जाएगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है ना। और कुछ लोग, चलिए मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि यार हम तो गम में पी रहे थे, है ना, मैं क्या, वही गाना है, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है ना, वो वाली बात करके कुछ लोग ब्रेकअप हो गया और ये सब हो गया तो भाई हम अपसेट हैं। रिसर्च ये कहती है 32% ही लोग पीते हैं जो लोग अपसेट होते हैं, लेकिन रेस्ट 70% उसको सेलिब्रेट करने के लिए या उसको अपने प्राउड या उसको वो करने के लिए कि ये हमारे तो शान है, ये चीज़ें करने के लिए लोग पीने लगते हैं, और जिसके कारण उनका व्यक्तित्व बिल्कुल विखंडित हो जाता है, व्यक्तित्व बन ही नहीं पाता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं जिनका एग्जाम्पल मैंने दिया था, क्या वो इन सब में पड़े क्या, और वो व्यक्तित्व के सर्वोच्च शिखर पे पहुंच पाए क्या? बिल्कुल नहीं। और भटकन का परिणाम क्या होता है, जब आप इन सब चीज़ों में लग जाते हैं, स्मोकिंग, ड्रग्स, एडिक्शन, ये सब चीज़ों में, तो आपकी काया निरोगी नहीं रहती, फिर आप बीमार पड़ जाते हैं। फिर 1 मिनट पॉज करेंगे यार। भटकन के परिणाम क्या होते हैं? भटकन के परिणाम होते हैं कि आपकी काया निरोगी नहीं रहती है,
निरोगी, बल्कि आपकी काया रोगी हो जाती है। फिर आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, समय का अभाव होने लगता है। समय सबके पास भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, लेकिन आपके पास अभाव होने लगता है। फिर आप परिश्रम से जी चुराने लगते हो, मेहनत करना नहीं चाहते हो। फिर नकारात्मक चिंतन हो जाता है आपकी। फिर आपको ये डर सताने लगता है कि यार कोई क्या कहेगा, मैं धोती कुर्ता पहन रहा हूँ, मेरा व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे भटकन के परिणाम मैंने आपको बताए कि जैसे कि रोगी काया, अस्त व्यस्त जीवन हो जाना, समय का अभाव हो जाना। 24 घंटे सबको मिले हैं दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं सबको फिर कमी होने लगती है। आप जब आपका व्यक्तित्व विखंडित हो जाता है, आपका व्यक्तित्व बैलेंस नहीं होता, तो फिर आप क्या करते हो, आप कहते हो कि हमारे पास समय नहीं है। अच्छे दोस्तों का आपके पास अभाव हो जाता है। फिर सबसे बड़ी बात, कोई क्या कहेगा इसका भय सताने लगता है और सारी दुनिया को में दोषी दिखने लगता है ना। और रिजल्ट क्या है इसका, रिजल्ट ये है कि 40% आज के डेट में क्या हो रहा है, जब लोग व्यक्तित्व को संगठित नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, तो होता क्या है कि रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर है कि कुछ लोग सुसाइड करने की सोचने लगते हैं। और हमारी दुनिया, हमारे हमारे पूरे इस वर्ल्ड में कहते हैं हर एक 40 सेकेंड में कोई ना कोई एक व्यक्ति सुसाइड से मर रहा है, और हर एक 41वें सेकेंड में कोई सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। और कितने लोग मर रहे हैं सुसाइड से, आप देख लीजिए। फेल हो गए, व्यक्तित्व को मैनेज नहीं कर पाया, लोग क्या कहेंगे इसका भय सताने लगा, बस सुसाइड कर लिया, लोग क्या कहेंगे, है ना। ब्रेकअप हुआ किसी से, रिलेशनशिप में थे और सुसाइड कर लिए, है ना। जीवन में एक बार कहीं किसी ने डांट दिया, कोई इंसल्ट हो गई, किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर पाए, बस सुसाइड कर लिया। लोग हार जाते हैं जीवन से, और ये रिजल्ट है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है व्यक्तित्व परिष्कार, है ना। इसलिए मैं इतना भूमिका बनाया और ये सब पे चर्चा किया। अब मैं सीधा सॉल्यूशन पर आता हूँ। और व्यक्तित्व परिष्कार का मतलब, व्यक्तित्व परिष्कार मतलब जो गुरुदेव कहते हैं 4S पर्सनालिटी रिफाइनमेंट, है ना। 1 2 3 4, ये 4 स्टेप है। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिफाइनमेंट, सेल्फ इवोल्यूशन, सेल्फ डेवलपमेंट। ये 4 ही स्टेप हैं पर्सनालिटी को रिफाइन करने के लिए, है ना। खुद का मूल्यांकन, खुद का परिष्कार, खुद का उद्भव और खुद का विकास, व्यक्तित्व विकास जिसकी हम बात करें, स्व विकास, सेल्फ। अभी हम लोगों ने बार बार इस पर चर्चा की, जब हमारा इंटरनल पर्सनैलिटी इंक्रीज हो जाएगा, इंटरनल पर्सनैलिटी व्यवस्थित हो जाएगा, आप यकीन मानिए, बाहर से आप बड़े हों, लंबे हों, छोटे हों, नाटे हों, मोटे हों, पतले हों, काले हों, गोरे हों, फर्क नहीं पड़ता, आप बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी बनेंगे और सफल होंगे जीवन में, ये बात तय है। क्योंकि एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हैं। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, यूँ तो कहते हैं, अगर आप उनको बाहरी दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से आंकेंगे, 5वीं फेल थे गुरुदेव हमारे, लेकिन इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिए। 16 करोड़ गायत्री परिवार मेंबर्स उनके पीछे चल रहा है। 4000 से ज़्यादा सेंटर्स पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में काम कर रहे हैं। 3200 से ज़्यादा पुस्तकें लिख डाली। कल्पना कर लो, उनके ऊपर जो बंदा 5वीं फेल हो, उनके ऊपर कम से कम कुछ नहीं तो 1000 PhDs हो चुकी हैं। आप कल्पना करके देख सकते हैं, उन्होंने उस सेल्फ पे कंसंट्रेट किया, पर्सनैलिटी का रिफाइनमेंट किया, और लाखों लोग, करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स हो गए, सफल। ऐसे आप देखिएगा तो यार 5वीं फेल थे। जीवन में तो ऐसे देखा जाए, एक बच्चा फेल हो रहा है पढ़ाई में, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, लेकिन व्यक्तित्व के हर आयाम को उन्होंने छुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन 4 प्रोसेस को छुआ। आप लोग के लिए भी यही टिप्स है, यही टेक्निक है जो मैं बता रहा हूँ, है ना। और वो जो 4 पिलर्स ऑफ पर्सनैलिटी रिफाइन डेवलपमेंट आपको बताया गया है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, उनको भी फॉलो करना है। उनके साथ साथ ये टेक्निक्स अपनानी है जीवन में, 4S ऑफ पर्सनैलिटी रिफाइनमेंट, ठीक है। अगले चलते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है सेल्फ एनालिसिस एग्जामिनेशन। खुद को क्या कहते हैं, कैसे आप एनालिसिस करेंगे, अपना मूल्यांकन कैसे करेंगे। देखिए, अपना मूल्यांकन हर एक लेवल पे करना पड़ेगा, ठीक है। विकास भी हर एक लेवल पे करना पड़ेगा, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। पहला, फिजिकल लेवल पे आपको क्या मूल्यांकन करना है, आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं। अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी होंगी तो ऑब्वियसली आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, फिजिकल पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी। आप हमेशा आप चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा खाते रहेंगे तो भैया समझ लीजिए आप कैसे होंगे, फूल के हो जाएंगे ऐसे, है ना। तो आपको पौष्टिक भी आहार खाना है, ऋतु भुक, मित भुक, हित भुक, ये जो कॉन्सेप्ट दिया है आयुर्वेद ने, इसको फॉलो करना पड़ेगा। ऋतु के अनुसार दिनचर्या, है ना। दिनचर्या को, रात्रिचर्या को आपको ठीक करना पड़ेगा। तो फिजिकल लेवल पे ईटिंग हैबिट्स को आपको चेक करना पड़ेगा कि आप हेल्थ के लिए खा रहे हैं, स्वाद के लिए खा रहे हैं, या स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं, वो चेक करना पड़ेगा। डेली रूटीन आपको चेक करना पड़ेगा अपने फिजिकल एनालिसिस को करने के लिए। हेल्थ कैसा है आपका, वो आपको चेक करना पड़ेगा। फिजिकल हेल्थ मतलब आप काम कर पाते हैं कि नहीं, आप बीमार तो नहीं है, है ना। ये सब चीज़ चेक करनी पड़ेगी। दूसरा है मेंटल लेवल, उस पर भी सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। मेंटल लेवल पे क्या थॉट्स कैसे हैं आपके, बुरे विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं,
है ना, काम वासना के विचार आते हैं, क्रोध के विचार आते हैं, कैसे विचार आते हैं, ये आपको खुद ही एनालिसिस करना है। और आपसे बड़ा जजमेंट और आपसे बड़ा डॉक्टर आपका और कोई नहीं है। लोग आपको मोटिवेट कर सकते हैं, ये अलाइनमेंट की क्लास आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन एनालिसिस स्व मूल्यांकन खुद का खुद से करना है, खुद को नंबर देना है, ठीक है। रोल मॉडल्स कौन है, इससे भी आपके मानसिक एनालिसिस पर मतलब मेंटल लेवल पे प्रभाव पड़ता है। आपके रोल मॉडल्स कौन है, रोल मॉडल्स अगर ऐसे ही होंगे तो आपका मेंटल लेवल भी वैसा ही होगा। तो सेल्फ एनालिसिस करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए आपको इन सब बिंदुओं पर चर्चा करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा, पेपर को कॉपी पेन लेकर के बैठना पड़ेगा, पॉइंट आउट करना पड़ेगा, बिहेवियर, एटीट्यूड, इन सब लेवल पे आपको एग्जामिन करना पड़ेगा। और स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपको एग्जाम पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने देखा ना, बॉडी माइंड सोल तीनों मिला करके समग्र व्यक्तित्व बनता है। अगर आत्मा को अगर नकार रहे हैं, आत्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे, जो इनर वॉइस है उसको नहीं सुन रहे हैं, डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। जितने लोग भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी है, अंदर वाला क्या कहता है। लोग कह रहे हैं इंजीनियरिंग कर लो तो हम कर लेंगे, लोग कह रहे हैं शराब पी लो तो पी लेंगे, लोग कह रहे हैं ये कर लो तो कर लेंगे, ऐसा थोड़े होता है। सफल व्यक्ति क्या करता है, अपनी आवाज़ सुनता है, दिल से जो आवाज़ आ रही है, आत्मा से जो आवाज़ आ रही है उसको सुनता है। तो इसलिए आपका बिलीफ क्या है, आप विश्वास किस पे करते हैं, फेथ क्या है आपका, वैल्यूज़ क्या है, कि मूल्य क्या है आपके, इन सब चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है सेल्फ रिफाइनमेंट। सेल्फ रिफाइनमेंट में भी 3 लेवल हैं। सेल्फ रिफाइनमेंट कीजिए, अगर आपने एनालिसिस कर लिया सही से तो रिफाइनमेंट करने में देर नहीं लगेगी। आपको लग रहा है कि यार मैं सप्ताह में 7 दिन में से 6 दिन हम चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा खाते रहते हैं, फ्रूट्स नहीं खाते, दौड़ते नहीं हैं, खाना प्रॉपर नहीं लेते, विटामिन और इसम की कमी है, तो ऑब्वियसली रिफाइनमेंट में फिर उन चीज़ को चेंज कीजिए आप, है ना, उनको दूर कीजिए। आप शराब पीते, शराब पीना छोड़िए, सीधी बात है। ईटिंग हैबिट्स में अगर आपका ये है ड्रिंकिंग हैबिट, तो आप तुरंत उसको छोड़िए, है ना। डेली रूटीन अगर आप 10 बजे उठते हैं तो भैया आप संकल्प लीजिए कि मैं 10 बजे नहीं, अब 9 बजे उठूंगा, फिर 8 बजे उठूंगा। धीरे धीरे देखिए आप मॉर्निंग में, सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगेंगे, ठीक है ना। मेंटल लेवल पे भी फिर आपको आइडियल्स चेंज करने पड़ेंगे, रोल मॉडल्स चेंज करने पड़ेंगे, गोल सेट करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, दोनों को सेट करना पड़ेगा। सफल व्यक्तित्व के जीवन की ये निशानी है, ये उदाहरण है कि उन्होंने अपने गोल को एकदम क्लियर रखा, गोल सेट कर लिया और उसी के अनुसार चलते रहे। शॉर्ट टर्म गोल भी बनाइए, लॉन्ग टर्म गोल भी बनाइए, तब आप देखिएगा आपका व्यक्तित्व सफलता के सोपानों पर चलता चला जाएगा। बिलीफ को स्ट्रांग कीजिए आप, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं भगवान को नहीं मानते, विवेकानंद को भी लोग कहते थे भगवान को हम क्यों माने, मूर्ति पूजा हम क्यों करें, लेकिन उन्होंने कहा ना, आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास है। अरे अपने आप को तो मानते हो, अपने को मानते हो, माता पिता को मानते हो कि नहीं, माता पिता भगवान इस दुनिया के सबसे बड़े देवता हैं, तो पहले अपने पे विश्वास, आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास है। ये बिलीफ, ये वैल्यू सिस्टम है ना, कि हम मूल्य पर चलेंगे, नीति का रास्ता पकड़ेंगे। सत्संकल्प है ना हमारा, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। अगर हमें अनीति करना पड़े और उसके अनीति करके हम सफल हो रहे हैं तो हम नहीं होंगे, हम नीति पर चलेंगे और बेशक हम असफल हो जाएं, ये भाव लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कैसे करें। अब ये सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ इवैल्यूएशन जो हम करेंगे, रिफाइनमेंट हम कैसे करें, तो गुरुदेव ने जो सूत्र बताया है वो हर जगह लागू होता है, वो है उपासना साधना आराधना, यूएसए। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यूएसए। यूएसए का फुल फॉर्म क्या है, यूएसए का फुल फॉर्म है, गुरुदेव ने मंत्र दिया, उपासना साधना आराधना। व्यक्तित्व को समग्र आयाम देने के लिए, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए आपको नियमित रूप से उपासना साधना आराधना करनी चाहिए। सुनने में तो आपको ये 3 लड़कियों के नाम लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे इन पे तो ये जीवन का दर्शन है दोस्तों, और इसी पर पूरा हमारा गायत्री परिवार का मिशन चला है, उपासना साधना आराधना समयदान अंशदान, इस पर पूरा ये संगठन खड़ा हुआ है। गुरुदेव सफलतम व्यक्तित्व बने, यही 5 फार्मूला को अप्लाई करके जीवन भर उन्होंने इसी व्रत का पालन किया, और इन्हीं तीनों चीज़ों से आपको डिवाइन एनर्जी मिलती है। और बेसिकली होता क्या है इसमें, इसको इंग्लिश में अगर हम कहें तो उपासना मतलब डेवलप करना। अगर आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं, आपके पास जो गुण कर्म स्वभाव में आपकी कमी है, उसको आप डेवलप कीजिए, कंट्रोल कीजिए। फिर जब आपने डेवलप कर लिया फिर कंट्रोल करिए उसको, क्योंकि कंट्रोल नहीं करेंगे तो होगा क्या सॉरी, कंट्रोल नहीं करेंगे क्या होगा, बारिश खूब हुआ, आप उन बाउंड्री नहीं बनाएंगे गड्ढे में तो पानी बह जाएगा, रोड पे बह जाएगा, बह के चला जाएगा। लेकिन पानी को इकट्ठे कर लेंगे तो तालाब के बगल घेरा बना देंगे, कंट्रोल कर लेंगे। कंट्रोल मतलब साधना, और जब वो कंट्रोल हो गया साधना के माध्यम से, वो एनर्जी जो उपासना में आपने गेन की थी वो कंट्रोल हो गई, फिर आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए। सड़ाना नहीं है, देखिए तालाब का पानी सड़ जाता है, लेकिन नदी का पानी बहते रहता है तो सड़ता नहीं है, लेकिन नदी अपनी धारा में बाउंड्रीज में बहे। तो कंट्रोल करते हुए आपको यूटिलाइज़ करना है, आपको गेन भी करना है, यूटिलाइज़ भी करना है। जो व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है उसका ब्लड प्योरीफाई जल्दी होता है, और ये प्रोसेस चलते रहता है। ऐसा नहीं कि ब्लड डोनेट किया तो उसको वो ब्लड नहीं हो, उसका हीमोग्लोबिन दुगुने स्तर से बढ़ता है और वो ब्लड एकदम प्योरीफाई हो जाता है।
जो एक दिया दूसरे दिए को जलाता है तो पूरा प्रकाश फैल जाता है ना। अंधेरा कितना भी घना हो, एक दिया लेकर के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरे घने से घने अंधकार में प्रकाश फैल जाता है। यूटिलाइज करना है। आपको भगवान ने दे दिया धन तो आप यूटिलाइज कीजिए, आपको भगवान ने दे दी बुद्धि तो यूटिलाइज कीजिए, आपको भगवान ने दे दिया पौरुष, क्षमता, बाहुबल, तो आप लोगों की मदद करने के लिए बढ़ाइए, ना कि किसी को कोहनी मारने के लिए। इसलिए कंट्रोल कहा गया है, साधना इसलिए की जाती है। उपासना में आप गेन करते हो, साधना में कंट्रोल करते हो, आराधना में उसको यूटिलाइज करते हो समाज के लिए। यही प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। 2 प्रैक्टिस आप डेली करिए। देखिए ये टूल्स बता रहा हूं मैं, अब एकदम एंड पार्ट पर हूं मैं पर्सनालिटी रिफाइनमेंट के, कि कैसे आप सफलतम व्यक्तित्व बने। इसको करिए आप। लोग यूट्यूब पे आपको बहुत सारे टेक्निक्स बता देंगे, मैं भी आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा जिसमें पूरा टिप्स दिया हुआ है कि कैसे आप अपने संबंधों को अच्छा कर सकते हैं, कैसे आप सफलतम व्यक्तित्व में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिसेस आपको जीवन भर सफलता के आयामों पर बनाए रखेगा, मेंटेन करेगा। तो पहला प्रैक्टिस क्या है? आत्मबोध। दूसरा है तत्वबोध। ये गुरुदेव ने कहा डेली करो यार, डेली करो। आत्मबोध मतलब सुबह उठते हैं, आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, काम भी रहता है घर का ये वो, तो मुझे साधना करने का, उपासना करने का टाइम नहीं मिलता। तो आपके पास 2 टाइम जरूर है। एक सुबह जब सो के उठते हैं तो आप उसी समय बैठ जाइए, जैसे ही उठे उसी समय बैठ जाइए। नहाना नहीं है, धोना नहीं है, ठंडा है तो ठीक है, गर्म पानी नहीं है तो नहीं नहाएंगे, ये सब बहाने नहीं है आपको। आप बैठ जाइए, भगवान को धन्यवाद दीजिए, भगवान आज आपने नया जन्म दिया, आज का दिन हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। दिन भर के प्लानिंग कर लीजिए, पेन कॉपी अगर है, नहीं तो दिमाग में लिख लीजिए, मोबाइल में लिख लीजिए कि आज हम दिन में ये काम करेंगे। डेली प्लानिंग, इसको कहते हैं आत्मबोध साधना। कि भगवान आई एम द बेस्ट, भगवान आपके द्वारा बनाया गया हूँ मैं, आई एम द बेस्ट, मैं आपका संतान हूँ, मेरे माता पिता ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये जब भाव आपके अंदर आएंगे, आत्म का बोध होगा, तो आप देखेंगे कि आपका दिन बड़ा शानदार जाएगा। और जब आप दिन भर में सब काम करते रहें अपना, फिर जब रात को आप सोने जाएं, खाना पीना खा करके जब आप बेड पर सोने जाएं, 5 मिनट के लिए फिर बैठ जाइए। इसको कहते हैं तत्वबोध साधना, थैंक्स गिविंग एंड सॉरी आस्किंग। अगर आपने दिन भर में कोई गलती कर दिया, जाने अनजाने किसी का दिल दुखा दिया, किसी को हर्ट कर दिया, तो फिर आप बैठ जाइए और उनको मन ही मन उनसे सॉरी बोल दीजिए। किसी का दिल दुखाया तो सॉरी बोल दीजिए, किसी ने आपका दिल दुखाया तो आप ग्रज लेके क्यों सोएंगे, है ना। आप उनको माफ़ कर दीजिए। सॉरी गॉड एंड डेली एनालिसिस, जब ये आप दोनों काम डेली करने लगते हैं ना, तो आपको अपने बारे में आपको बोध होने लगता है और आपका व्यक्तित्व अपने आप बढ़ने लगता है। डे प्लानिंग में क्या करना है? सुबह यही मेडिटेट करना है 5 मिनट के लिए। आई एम द बेस्ट, आई एम अ विनर, आई कैन डू इट, गॉड इज विथ मी, टुडे इज माई डे। ये 5 वाक्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बताए थे कि हर व्यक्ति को खुद से बोलनी चाहिए, और इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, इससे आपका खुद का मूल्यांकन करने में मदद होगी। और फिर ये एक मंत्र जो हमारे परम श्रद्धेय चांसलर सर डॉक्टर प्रणव पांडे जी ने दिया, बी बॉर्न अगेन, फिर से पैदा हो जाए। अरे यार ठीक है, कल किसी ने आपका दिल दुखा दिया, ठीक है, उसको उसके मानसिक उधेड़-बुन में रहोगे क्या? गुरुदेव का कथन है हारिए ना हिम्मत की बुक जो पतली वाली है, उसमें है किसी ने दिल दुखा दिया तुम्हारा, किसी ने ये कर दिया, तो क्या तुम उसको लेकर के मानसिक उधेड़-बुन में पड़े रहोगे? टाइम लगता है दोस्तों, ऐसा नहीं मैं ये बोल रहा हूँ तो मेरे जीवन से बिल्कुल ये चीज़ खत्म हो गई है, लेकिन हमने प्रैक्टिस किया है। मैं भूलने की कोशिश करता हूँ, किसी ने मेरा दिल दुखा दिया, मुझे हर्ट हुआ, या मैंने किसी को हर्ट कर दिया, तो समय रहते उसको सॉरी भी बोल देता हूँ। रियलाइज़ हो जाता है, क्योंकि आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आप रियलाइज़ करने लगते हो। ये आप बोलो डे प्लानिंग में। और डे एनालिसिस में क्या बोलो? आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, आई हैव गिवन दिस वन डे टू डू हिज वर्क। हमने क्या किया गलती, ये चीज़ आप देखो। इसके साथ साथ कुछ और प्रैक्टिस है दोस्तों, समय कम है, 1 घंटे में इस वीडियो को समाप्त करना है, इसलिए मैं फटाफट ये ले रहा हूँ। आप लोग सब लोग जानते हैं, मैं बस रिकॉल करा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। उषा पान डेली कीजिए, इससे क्या होगा? आपका फिजिकल और मेंटल व्यक्तित्व भी अच्छा बनेगा। उषा पान से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता और आपकी बॉडी स्फूर्त होती है। मॉर्निंग में जितना वाटर इनटेक करेंगे, आपकी बॉडी उतनी ही, पर्सनैलिटी आपकी उतनी शानदार बनेगी, क्योंकि पेट साफ होना बहुत जरूरी है। पेट साफ नहीं होगा तो कब्ज बनेगा, कब्ज बने, यहाँ अगर पेट में कब्ज बन रहा है तो दिमाग में भी कब्ज बनने लगता है और फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। तो डेली उषा पान करिए। उषा पान करने से बहुत सारी बीमारियों का शमन हो जाता है, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा विकसित होता है। अगला याद रखिए कि जो हमारे जानवर है ना, वो भी क्या करते हैं? वो भी योग करते हैं, है ना। तो आप योग इन सब के लिए क्या कहते हैं, टाइम निकालिए। योग नहीं कर सकते, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिम करिए। जिम नहीं कर सकते, मॉर्निंग वॉक कीजिए, जॉगिंग करिए। अरे यार, जानवर भी करते हैं, आप फिगर में देख रहे हैं ना कैसे वो उठता है। अगर वो बिल्ली उठती है तो वो भी ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, तो आप भी कर लिया कीजिए यार। ऑफिस में बैठे हैं, थक गए, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए और फिर आप बेंड कर लीजिए इधर इधर। इससे आपका व्यक्तित्व आपका फ्रेश रहेगा, मूड फ्रेश रहेगा, मूड वगैरह सब कुछ, व्यक्तित्व में सब कुछ आ जाता है आपका। मैंने बताया ना, थिंकिंग, कैरेक्टर, बिहेवियर, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है प्राणायाम, है ना। प्राणायाम मतलब आप जानते हैं ना प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम जानते हैं, हाँ, नाक से लेना छोड़ना, ये तो करते ही हैं। नॉर्मल में भी हम लोग सांस लेते हैं। प्राणायाम क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि आप जब कॉन्शियसली लेते हैं, जब आप लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आप कॉन्शियस हो जाते हैं। सांस तो 24 घंटे ले रहे हैं, 1 मिनट भी सांस लिए बिना आदमी नहीं रह सकता, और सांस बंद हो जाए तो राम नाम सत्य। तो इसलिए प्राणायाम करने के लिए हमारे डॉक्टर साहब ने, हमारे चांसलर सर श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांडे जी ने बताया है कि आप एक प्राणायाम याद रखो, कोई प्राणायाम करना करो या ना करो, एक प्राणायाम जरूर करो, पॉजिटिविटी इन निगेटिविटी आउट का प्राणायाम। पॉजिटिविटी इन निगेटिविटी आउट, हर श्वास के साथ, इनहेलेशन के साथ पॉजिटिविटी इन, हर सांस छोड़ते के साथ निगेटिविटी आउट। ये बार बार रिपीट करो, मंत्र करो। जैसे आप गायत्री मंत्र करते हो ना, ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जैसे मंत्र करते हो वैसे ही ये करो, पॉजिटिविटी इन निगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन निगेटिविटी आउट। ये मैं क्यों करके बता रहा हूँ, क्योंकि आपको करना है। अभी तो मैं आपके सामने नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूँ, तो आप लोगों को घर में करना है। करेंगे ना आप लोग, मुझे विश्वास है अगर आप ये करेंगे तो आपका मेंटल स्ट्रांग होगा, मेंटल पर्सनैलिटी आपकी स्ट्रांग होगी, है ना। अगला स्लाइड पे आप देख रहे हैं, स्प्रेड हैप्पीनेस, लोगों को खुशियाँ बांटिए। अगर आप दूसरों को खुश करेंगे तो आपको भी खुशियाँ मिलेंगी। कहते हैं मेहंदी लगाने वाले के हाथ भी पीले हो जाते हैं। आप मेहंदी लगा रहे हैं दूसरे के हाथ में, लेकिन आपके हाथ भी पीले हो जाएंगे। क्यों? मेहंदी पीसने वाले के हाथ भी पीले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप दूसरों को खुशी देंगे तो वो खुशी का रिफ्लेक्शन आपके अंदर भी होगा। परमात्मा इन खुशियों में ही रिफ्लेक्ट करता है। लोगों की खुशी की अगर चेहरे पे अगर हंसी आती है आपके वजह से, तो क्या कहते हैं, ऑटोमेटिकली फिर आपका व्यक्तित्व अच्छा बनेगा, आप खुश रहेंगे ना। देखिए आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि जॉब लगेगी तो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो क्या होगा, खुश रहेंगे। अरे यार अभी इस पल में खुश रह लो जिस चीज़ को जो कर रहे हो। अगर आप खुशियाँ फैला रहे हैं, देख रहे हैं आप इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कितनी शानदार तरीके से, बेशक उम्र खुश होने के लिए उम्र मायने नहीं रखती, हर पल हर क्षण खुश रहा जा सकता है। अगला पॉइंट क्या है, व्यक्तित्व के विकास के लिए या व्यक्तित्व के समग्र रिफाइनमेंट के लिए, परिष्कार के लिए, लर्न टू केयर। आप लोगों की केयर करना शुरू कीजिए। आप जितना लोगों की केयर करेंगे, लोग आपकी केयर करने लगेंगे, और फिर आपका व्यक्तित्व जो है एकदम समग्रता के साथ विकसित होगा, है ना। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप ये सब करना शुरू कीजिए। आप पैसा खूब कमाएं या ना कमाएं मुझे नहीं पता, लेकिन आप हो सकता है पैसा ना कमाएं, समाज दुनिया की नज़रों में आप सफल नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों की केयर कर पा रहे हैं। आप अगर नमक रोटी ही खा रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप मिल बांट के खा रहे हैं, लोगों की केयर कर रहे हैं, लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला रहे हैं, तो आप सफल हैं। अब ये कुत्ते का जीवन है, कुत्ता का जीवन, वो तो जानवर ही है ना, लेकिन आज वो भी जानता है कि यार केयर करना है। जिस घर में रहता है, कहते हैं जो कुत्ते पालते हैं, या कुत्ता बहुत ज़्यादा सिंसियर होता है ना, वो बहुत केयर करता है। आप फिगर में देख पा रहे हैं कैसे वो कुत्ता एक छोटे से बच्चे को मछली पकड़ते हैं उसकी केयर कर रहा है। तो जब आप ये केयरिंग एटीट्यूड आप लाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली सफल व्यक्तित्व बनते चले जाते हैं, है ना। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें आप सब जानते हैं, आपके अंदर है, मैंने बस उसको याद दिलाया है। तो डोंट वेट, जस्ट इनिशिएट। वेट मत कीजिए, आज से अभी से ये शुरू कीजिए। प्राणायाम तो शुरू कर सकते हैं। पॉजिटिविटी इन नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आउट। लोगों को स्माइल पास कीजिए। कहते हैं स्माइलिंग इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, प्लीज स्प्रेड इट। लोगों को खुशियाँ दीजिए तो सही, एक मुस्कान तो लाइए बच्चे के चेहरे पर, है ना। छोटा बच्चा अगर उसको रैपर भी दिखाते हैं वो खुश हो जाता है ना। तो ये चीज़ें कीजिए। आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ सफल होंगे। आपके पास दैवी वरदान है, आप सब लोग डिवाइन पर्सन्स हैं, है ना। तो ये चीज़ें, कोई प्रश्न होगा तो आप लोग, जब मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आप वहाँ से कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न डाल दीजिएगा, या सोशल मीडिया पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जहाँ तक जैसे भी आप हमसे पहुँचें आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं अगली वीडियो में जब भी आपसे मिलूँगा तो मैं ये सारी चीज़ें पॉइंट ध्यान में रख करके आपसे वो करूँगा, ठीक है। अंत में गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए शांति पाठ करते हैं, है ना। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टः सुशांतिर्भवतु। थैंक यू सो मच। प्रणाम। हैव अ गुड डे।